हेलो। हेलो। My voice is there? Are you able to hear my voice? Hello. Your voice is not. I'm not able to hear you. Yes. Okay. 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 Vishal. हेलो। हाँ, લખણ સેમ જ રવા દેવ, ખાલી ઇંચે બેટ સહી રવા દેવાની ટૂંકમાં એમાં ખાલી પ્રિન્ટ કાઢી, હા હા પ્રિન્ટ કાઢી રવા દો ને, કાલે સર ને આપી દઈશ. હમણાં વાત નથી થઈ. Screen is visible? Yes, sir. Okay. So today is the last session and it is the last topic. After this, I have prepared one folder for you people, in which I have covered the all 5 recordings of lectures. Even notes are there, and certain question for the exercise only of my topic is there. So you will grow through it. Okay, MCQ वहां पर अवेलेबल है, एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने वहां पर रखे हैं. So आपको बस उसी को फॉलो करना है. ओके, और ये रिकॉर्डिंग्स भी मेरी वहां पर ही अवेलेबल है. सो आई विल शेयर ओनली द लिंक फॉर यू. ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन 5 लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. ओके, सो लास्ट टॉपिक इज दैट forensic accounting. Now forensic word has its own meaning and accounting उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं. फॉरेंसिक का मतलब ये होता है कि कोई भी टॉपिक की हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं. ओके, इन डेप्थ. ओके, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये कैसे हुआ है. ओके, सो आई विल, मैं ये चेक करूंगा कि सिर्फ नॉर्मली मुझे ये आइडेंटिफाई नहीं करना है. ओके, मुझे उसकी इन डेप्थ स्टडी चाहिए. अभी इन डेप्थ स्टडी क्या है? सो नॉर्मली ऑडिट, नॉर्मल केस में जो ऑडिट होता है, ओके, ये थोड़ा बेसिक मैं क्लियर भी करते जाऊंगा तो ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग ज्यादा समझ में आएगा. नॉर्मल ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है? इट इज ओनली, ही विल ओनली चेक कि जो वाउचर्स है उसकी एंट्री वहां पर अवेलेबल है या नहीं. और हम ये चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल में जो भी एंट्री की है उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या वाउचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. बस ये हम चेक करते हैं. विल नॉट आइडेंटिफाई कि वो वाउचर सही है या नहीं है, उसमें कहीं पर मैनिपुलेशन है या नहीं है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये कहीं पर वेरीफाई नहीं होता है. ये बात इंपॉर्टेंट है. तो नॉर्मली जैसे कोई भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट होता है तो ऑडिटर तो सिर्फ यही चेक करता है कि भाई जो भी एंट्री आपने की उसके लिए कोई एविडेंस हो जाए. वो एविडेंस सही है या नहीं है ये कोई चेक नहीं करता. नॉर्मली सीए ये चेक नहीं करते, बिकॉज वो उनका काम नहीं है. उनका तो बस ये करना है कि ऑडिट करना है कि जो भी एंट्रीज आपने बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में शो किए उसके लिए कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए. बस ये उनका काम है. अगर वो हो गया तो बात खत्म ना. ये उससे आगे बढ़ने वाली बात है. फॉरेंसिक अकाउंटिंग उससे आगे वाली सोच है. अगर कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप बता रहे हो तो वो प्रॉपर है या नहीं वो चेक करने का काम फॉरेंसिक अकाउंटेंट का या फॉरेंसिक ऑडिटर का है. वो चेक करेगा कि भैया मान लीजिए आपके पास वाउचर तो 1 लाख का है, बट पेमेंट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर के पास से आपने कहीं कैश रिएम्बर्समेंट किया है. कई बार ये होता है कि सैलरी के ऊपर साइन करवा लेते हैं बट फिर से कैश रिएम्बर्समेंट करना होता है एम्प्लॉय को. ओके,
बिल में कई बार ये होता है कि भैया जितना भी बिल है उसका 1%, 2%, 5% आपको सैंक्शन करने वालों को प्रोवाइड करना है। सो ये इन डेप्थ स्टडी है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। सो ये हम जानेंगे कि फ्रॉड कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस करेगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आज बता दूंगा, बाकी जो सिर्फ समझने वाली बात है वो भी मैं बता दूंगा कि किन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और क्या हमें सिर्फ सीखना है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। नाउ व्हाट इज इट इज इंट्रोडक्शन इज सेइंग ओनली कि जब प्रीवियस टाइम में बिजनेस होता था, ओके, तो वो लिमिटेड टाइम में था, लिमिटेड फंडिंग जरूर होती थी। मान लीजिए मैंने कोई फॉर्म स्टार्ट की है, प्रीवियस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तब लोग ये सोचते थे कि मेरे पास 10,000 रुपीज है या 1,000 रुपीज है या 500 रुपीज है, तो वो बिजनेस करते थे विद देयर ओन मनी। तब ये सोच थी ही नहीं कि मैं मार्केट से लोन बोरो करूं और वो पैसा इन्वेस्ट करके उसमें से अर्निंग करूं। ओके, सिर्फ ये सोच थी कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, उससे इतना बिजनेस हो जाएगा। पीपल आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किल कि मार्केट से बोरो करेंगे, फ्रेंड के पास बोरो करेंगे, शेयर मार्केट में इश्यू करेंगे और दूसरे के पैसों से भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इतनी सोच तब नहीं थी लोगों के पास। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते गया और लोग ये समझते गए कि हम बिजनेस के लिए फंडिंग के सोर्सेज बहुत सारे, तो ये टाइम पर ये ध्यान हुआ कि जहां से आप पैसा रेज कर रहे हो, फंड रेज कर रहे हो, उनको भी हमें अप टू सर्टेन टाइम पीरियड कुछ भी जो भी स्टेटमेंट है वो शो करना है। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल, आपकी कंपनी खुद की है, तो कंपनी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करने होते हैं। सो एट द सर्टेन टाइम पीरियड company is liable to show the exit condition of company। okay, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है वो कंपनी को बतानी पड़ती है। अभी वो कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए दो पार्टी इंपॉर्टेंट है। देखो कंपनी सिर्फ प्रीवियस टाइम के बिजनेस की हमने बात की, तब ओनर भी वही था, मतलब वही बिजनेस ओनर है और वही मैनेजर है, सभी डिसीजन वही ले रहा है, वो खुद ही प्लान कर रहा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, अभी वहां पर शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये बहुत सारे स्टेजेस हैं वहां पर। तो ओनर्स कौन है कंपनी में? ओनर्स तो हो गए शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या ये लोग डिसीजन लेते हैं क्या? नहीं, डिसीजन लेने के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है। ओके, तो ये जितने भी रोल प्ले करने वाले हैं कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, शेयर होल्डर्स है। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई डिसीजन लिया या मैनेजर्स ने कोई डिसीजन लिया, तो कई बार स्टेक होल्डर्स को अच्छा नहीं लगता है। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ क्लासेस इन टेकिंग ऑफ डिसीजंस। क्योंकि अगर एक सिंगल अथॉरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ही डिसीजन मेकर हूँ, क्योंकि सब फाइनेंस भी मैं ही देख रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस में पॉसिबल है, बट कंपनी लेवल में ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ये करते हैं कि आपकी अथॉरिटी आप देख लीजिएगा, तो हर एक टाइम पर हर एक एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता कि आपने जो काम दिया है वो 100% वो क्या उसकी अ, आपने जैसा काम दिया है वो 100% डेडिकेशन से करेगा, ऐसा हर एक टाइम नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि आपने उनको काम सौंप दिया, मतलब काम कई बार होता भी नहीं है और काम में भी मैनिपुलेशन होता है। आपने उसको 100 रुपए की चीज कोई लाने की दी है, तो वो 80 रुपए की परचेस करेगा और बिल 100 रुपीज का लेके आएगा। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो यही चैप्टर में हमें यही सीखना है कि जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड है वो कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको मिनिमाइज कैसे करें, क्योंकि ये मेन थीम है ये चैप्टर का। ओके, सो स्टार्टिंग बेस हमारा ये है, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है। व्हेन देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर एक ही बंदा कोई मैनेज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी करेगा वही करेगा। बट अगर 4 5 6 7 लोगों को आपने काम डिवाइड किया, तो उतने ही डेडिकेशन से, उतने ही कमिटमेंट से काम करेगा जितना आप करना चाहते हैं, वो हम बोल नहीं सकते। ओके, सो
और कई बार ये भी होता है कि कोई एक आदमी डिसीजन ले रहा है, ओके, तो ऑल दी पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड विद ओनली वन पर्सन, तो भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर पाए। सो दोनों जगह पर चांसेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि एक ही करेगा, एक पर्सन ही करेगा तो फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। बट फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होते हैं ये हमने देखा। ओके, सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमें ये बताया गया है देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, जो हम अथॉरिटी डाइवर्ट करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट्स एजेंसी कॉस्ट प्रॉब्लम। एजेंसी कॉस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर, अभी एजेंसी कॉस्ट क्या है तो ये बताएं। एजेंसी कॉस्ट इज एन इंटरनल कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कौन, शेयर होल्डर्स, एंड एजेंट्स मतलब मैनेजर्स। एजेंसी कॉस्ट मतलब क्या, फिर से इट इज एन इंटरनल कॉस्ट। ओके, ये इंटरनल कॉस्ट है which is arising from conflict of interest। दो पार्टी के conflict of interest के बीच में से अराइज होते हैं। वो दो पार्टी कौन है, one is principal which are stakeholders या shareholders, and second are agents या managers। okay, so if managers are there, managers जो decision लेते हैं, okay, तो उनकी ये बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनकी वजह से एजेंसी कॉस्ट अराइज होती है। okay? It is hidden in the action of managers executives, which are not aimed at maximizing the company's profit, but rather exercising themselves at the cost of company's assets। ये लोग ये नहीं चाहते कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। okay? कंपनी का प्रॉफिट बढ़े ये कौन चाहते हैं, ये तो शेयर होल्डर्स का ओपिनियन है, ये शेयर होल्डर्स का गोल है। बट मैनेजर्स का गोल क्या है कि जो भी हमें काम दिया है अगर उसको हम शांति से करें। देखो बहुत सारी कंपनी में भी ये होता है कि एम्प्लॉयज जितना बोला उतना काम भी नहीं करते। ओके, सो बिकॉज उनको ये पड़ी नहीं, उनको सैलरी के साथ लेना देना, काम किया नहीं किया सैलरी मिल गई, या काम चोरी करना, काम सही से नहीं करना, काम को काम में कोई खेद खड़ी करना, ये उनका मेन मोटिव होता है। बिकॉज उनको उनके भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ओके, सो एजेंट्स या मैनेजर का गोल ये कभी नहीं होगा कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करे, ये गोल तो शेयर होल्डर्स का है। और शेयर होल्डर तो मेन फंक्शन कर नहीं रहे, वो काम तो दूसरे कोई लोग कर रहे हैं, तो यहाँ से एजेंसी कॉस्ट अराइज होती है। ओके, सो agency cost can be reduced by application of forensic accounting। okay, agency cost हम कैसे कम कर सकते हैं, forensic accounting को अप्लाई कर सकते हैं। as forensic accounting findings can be used to design management and supervisor system of companies leading to effective monitoring। okay, forensic accounting को अप्लाई करके उससे जो भी फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई होंगे उससे हम ये ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर सिस्टम ऑफ द कंपनी लीडिंग टू इफेक्टिव मॉनिटरिंग। ओके, उनका मॉनिटरिंग ठीक से हो पाए। one distinctive features of the companies is that the funds invested in companies belong to a large number of people एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो भी इन्वेस्टमेंट होता है बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे कंपनी या एजेंसी का होता है। Since the interest of the large number of people and stakeholders is tied to the company, it is but natural that information provided by the companies is true and fair and reflective of the actual state of affairs। okay? इतने लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये जरूरी है। This information is provided in the form of annual reports and quarterly results। This information is compiled by the company by collecting information provided by the managers of various constituent divisions of the company। Okay, जितने भी डिविजनल मैनेजर ये प्रोवाइड करते हैं उनसे कंपाइल किया हुआ रिपोर्ट होता है। The verification of this information is carried out by both the internal and external auditors based on the documentary evidence। ऐसे ही कोई चेक नहीं करता क्योंकि आपने एंट्री की है तो उसका एविडेंस क्या है ये बताइए। मान लीजिए आपने क्योंकि बॉल पेन परचेस की स्टेशनरी तो उसका बिल होना चाहिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिविजन। ओके, इसके बेसिस पर इंटरनल ऑडिटर
एंड एक्सटर्नल ऑडिटर ये प्रोवाइड करता है। At this stage, certain irregularities can be detected. तो at this stage मतलब नॉर्मल ऑडिट में सिर्फ आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉर्मल क्वेरीज जो उसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, बट कोई बिल ही अगर गलत बना है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन से बना है, मान लीजिए आपने 10 बॉल पेन परचेस किए बट बिल आपने 20 बॉल पेन का लाया, तो अकाउंट ऑडिटर का काम किया कि बिल 20 बॉल पेन का है, उसकी एंट्री से आप वेरीफाई कर लीजिए, बट सही में तो 10 बॉल पेन ही आई थी, ये कौन चेक करेगा? तो यहाँ पर आता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ओके, सो हाउएवर व्हेन इररेगुलरिटीज आर वेल प्लान, ओके, पहले से ही प्लान की हुई है, अकाउंट्स आर विंडो ड्रेस्ड, अकाउंट विंडो ड्रेस किया हुआ मतलब बनाया हुआ है, एक्चुअल वाला नहीं है, उसमें लिपा पोती की गई है, विंडो ड्रेस्ड, and irregularities are carried out in collusion with executives and supervisory managers, executives और supervisory managers के साथ collusion मतलब उनकी मिली भगत। ओके, ये सबने साथ मिलके कुछ ऐसा काम किया है जिससे कोई उसको पकड़ ही नहीं पाई है। एक बेस्ट एग्जांपल, एक एडवर्टाइज भी देखी होगी आपने कि कोई स्कूल में इंस्पेक्शन आता है, तो इंस्पेक्शन के टाइम पर जो इंस्पेक्टर होता है, हम भी स्कूल में पढ़े तो इंस्पेक्शन आता था, हमें भी पता है, तो जो बच्चे होते थे वो सब डमी स्टूडेंट्स थे। तो इंस्पेक्टर ने आया पूछा कि भैया चलो ये बताओ, तो उन्होंने तो बोल दिया हमें तो नहीं आता सर, हमें तो वो भाई ने 10-10 रुपए दिए थे इसलिए हम स्टूडेंट क्लास में आ गए। फिर वो इंस्पेक्टर टीचर के पास गया कि भैया आपके जितने भी क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं वो सब तो डमी है। तो टीचर ने बोला हम भी कौन से असली है भाई, वो एक्चुअल टीचर जो ओरिजिनल टीचर है, असली वाले टीचर वो तो खेत में गए हैं। तो फिर वो इंस्पेक्टर फिर से प्रिंसिपल के पास गया, आप कैसे पूरी स्कूल चला रहे हो, स्कूल बच्चे भी डमी है, टीचर्स भी डमी है। प्रिंसिपल बोला मैं कौन सा असली हूँ, मेरा भाई काम से बाहर गया तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप, उन्होंने बोला था साहब को पैसे दे देना तो काम हो जाएगा, मतलब बच्चे भी डमी, टीचर्स भी डमी, प्रिंसिपल भी डमी। ओके, और फिर लास्ट में इंस्पेक्टर बोला ठीक है कोई नहीं, ये तो मैं ले लूंगा, अगर मेरा भाई सही में आया होता, मतलब उसका भाई भी ओरिजिनल इंस्पेक्टर था, वो भी डमी था, इंस्पेक्टर भी डमी था, मतलब सब डमी है। ओके, सो अगर मिले भगत से कुछ काम हो रहा है तो ऐसी क्वेरी को तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, सब मिले हुए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ओके, सभी लोग मिले हुए हैं तो ये क्वेरी में तो कोई भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। ओके, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक देम डाउन, क्योंकि अगर सब साथ में मिले हैं तो ऐसी क्वेरी को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। Sometimes these irregularities may be perpetuated by promoters in collusion with senior managers, or even worse, collusion between senior managers, promoters and auditors. Auditors भी साथ में आ गए, जो ऑडिट कर रहा है, तो अगर ऑडिट रिपोर्ट जिनको देना है वो भी साथ में मिले हुए हैं, तो वो तो साइन करके दे देंगे, उनको पैसा मिल रहा है। ओके, so normal fraudulent activities can be uncovered through regular audit. रेगुलर ऑडिट में नॉर्मल क्वेरीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, but when fraudulent activities are complex, involving multiple account and divisions, the role of forensic accounting arise. Okay, so यहाँ से सूर्योदय होता है फोरेंसिक अकाउंट का। कैसे होता है? जब नॉर्मल क्वेरीज अकाउंट में है, अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो ये तो नॉर्मल ऑडिटर कर पाएगा, बट अगर पूरी बिल से गलत बने हैं, ओके, मैनिपुलेशन है, ओके, सबने एक साथ मिलकर ऐसा प्लान किया है, ओके, जिसको भी पूछा भाई ये बिल सही है, सही है, सही है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये बिल सच में सही है, तो आपको पार्टी को नहीं पूछना है, ओके, जिसने बिल बनाया उसको पेमेंट हुआ है कि नहीं, वो स्टॉक सही में आया हुआ है नहीं, ये सब हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंट की नीड होती है। ओके, ओवरव्यू ऑफ फ्रॉड्स, तो ये तो समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फ्रॉड्स क्या होता है, तो ओके, तो फ्रॉड को समझाने की ये लेवल पर मुझे भी जरूरत नहीं लगती आपको, हम सभी समझ पाते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। ओके, फाइनेंशियल फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में भी हो सकता है, फ्रॉड ट्रायंगल। ओके, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे फ्रॉड अराइज होता है?
Okay, so there are fraud triangle is there, so three factor is there. Okay, three factor is there. कौन से? Inactive and pressure, that is need, opportunity and rationalization and attitude. अगर ये तीन फैक्टर कोई कंपनी में अवेलेबल है तो फ्रॉड होने की शक्यता डेफिनेट है, फ्रॉड हो सकता है। ओके, चलो हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इन इंसेंटिव एंड प्रेशर्स, इंसेंटिव्स एंड प्रेशर्स। चलो, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है निधि, आप बताएंगे मुझे इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव इट्स मींस सैलरी के अलावा जो अदर्स बेनिफिट दिए जाते हैं। ओके, कंपनी में कई बार ये होता है, इंसेंटिव का सीधा कनेक्शन है टारगेट के साथ। अगर आपने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने ये कर दिया तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने ये कर दिया तो आपको ये मिलेगा। नॉर्मल में ये होता है। जो सैलरीड पर्सन है उनका तो फिक्स है, जो डीए एचआर ये सब मिलता है। बट इफ योर स्केल, जब आपकी सैलरी अप टू सर्टेन लेवल, इतना काम मतलब वो काम करने से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हम भी ये करेंगे, हम मैनिपुलेशन करना सीखते हैं। कि मान लीजिए अगर आपने 10 यूनिट, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका भी यही है कि अप टू सर्टेन यूनिट वो 7 रुपीज पर चार्ज है। फिर जैसे आपने कंजम्पशन ज्यादा कर दिया, ओके, तो उसका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा 10 रुपीज। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, भैया 2 मीटर लगवा दीजिए, फर्स्ट फ्लोर का अलग, सेकंड फ्लोर का अलग। ओके, तो फिर ये दिक्कत नहीं है। फिर वे मैनिपुलेशन करने के लिए क्या होता है, अगर आपकी सैलरी इंसेंटिव्स इसके ऊपर बेस करती है, मान लीजिए आपको सेल्स के, आपने 100 यूनिट बेचे तो 10% मिलेगा सेल्स का। अगर आपने 150 सोल्ड किए तो 12% मिलेगा। ओके, अगर आपने 300 यूनिट सोल्ड किए तो 15% मिलेगा। मतलब जैसे जैसे अगर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है, तो हम क्या करेंगे, हम भले वो टारगेट अचीव नहीं हुआ फिर भी कुछ गलत काम बताएंगे। कैसे, यहाँ पर दिखा देता। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज आर ऑफन पुट अंडर प्रेशर or offered incentives to achieve certain milestones. Okay, कुछ अचीव करने के लिए उनको बोला जाता है। या आपने सेल्स टीम को बहुत बार आइडेंटिफाई किया होगा, हमें क्रेडिट कार्ड के लिए जो बैंक से कॉल आते हैं, लोन के लिए जो बैंक से कॉल आते हैं, ये इसी की वजह से आते हैं, प्रेशर की वजह से। उनका टारगेट होता है कि ये मंथ तक इतने इतने लोन्स तो आपको, इतने कस्टमर तो आइडेंटिफाई करना ही है। ओके, तो माइलस्टोन होता है, तो क्या करते हैं कि भले वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है फिर भी लोन कैसे भी करके हमें देनी है, तो हम डमी कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से लोन सैंक्शन भी हो जाती है और सेकंड मंथ वो रीएम्बर्स भी कर देते हैं। तो ये आपका टारगेट खत्म हो गया। ओके, सो टारगेट अचीव करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में अगर टारगेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टारगेट अचीव करना है तो कैसे कुछ भी करके काम तो खत्म करना है। ओके, सो which can be fine. Management and employees are often put under pressure or offered incentive to achieve certain milestone, which can be financial. वो milestone financial हो सकता है, operational हो सकता है, related to sales हो सकता है, cost हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे milestone हो सकते हैं। This target can be realistic or unrealistic. Okay, achievable और non achievable. Realistic मतलब जो achievable है, अनरियलिस्टिक मतलब जो नॉन अचीवेबल है। तो जितने भी टारगेट रियलिस्टिक है, मान लीजिए कि पूरे महीने में 10 यूनिट सोल्ड करना है तो रियलिस्टिक हो जाएंगे। बट मैं ये बोलूं कि एक मंथ में आपको 100 यूनिट सोल्ड करना है, तो मार्केट में इतना आपकी ब्रांड का इतना ये भी नहीं है कि लोग परचेस कर लेंगे। तो जब अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं तब फ्रॉड होने की ज्यादा संभावना होती है। The problem arises when unrealistic targets are tied to remuneration and advancement opportunities. Okay? जब आपको अनरियलिस्टिक टारगेट दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अगर इतना कर दोगे तो आपका रेम्यूनरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, आपको प्रमोशन भी दे दिए जाएंगे। ओके, सो आप कुछ कैसे भी करके वो काम खत्म करने की चेष्टा करोगे।
So in order to achieve this unrealistic target, the individual divisions and company may have incentive to manipulate results or put pressure on others to do so. आपने भले 10 यूनिट सोल्ड किए हैं, बट आप बता दो कि 100 यूनिट सोल्ड किए, ये मंथ में आपने बता दिया कि 100 यूनिट सोल्ड हो गया, वो यूनिट 90 यूनिट आपके घर पे ही पड़े हैं। तो नेक्स्ट मंथ में आपने क्या किया कि 90 कस्टमर्स ने वो रिटर्न कर दिया, आपने सेल्स रिटर्न बता दिया। अरे तो ये तो क्या हो गया, कंपनी में ही फ्रॉड हो गया कि 100 यूनिट का कमीशन भी चला गया और 90 यूनिट्स तो फिर से रिटर्न आ गए। ओके, तो अनरियलिस्टिक टारगेट जब होते हैं तो तब ये होने की संभावना होती है। द कंपनीज प्रेशर कैन also come from other stakeholders with investors, banks, venture capitals and government। वैसे बहुत सारी पार्टीज है जो लोन या स्टेक होल्डर्स है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। द रिस्क फैक्टर दैट में लीड टू फ्रॉड बाय कंपनीज आर, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे इंसेंटिव एंड प्रेशर वाला फ्रॉड हो सकता है। Situations that may threaten the financial stability and profitability of the company. Okay, pressure on management to meet the expectation of other stakeholders, especially that of investors and financial institution। Okay, ऐसे कोई टारगेट्स हैं जो स्टेक होल्डर्स या वो प्रेशर कर रहे हैं कि इतना करना ही और कंपनी के मैनेजमेंट को वो करना पड़े, और उसके बाद वो टारगेट जाता है एम्प्लॉय के पास और उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। ओके, threat to the personal wealth of the top management and promoters as a result of the performance। आपको परफॉर्मेंस बताना है, टर्नओवर इतना बता देना है। ओके, भले वो सेल्स रिटर्न हुआ, वो आपने नहीं बताया, इतना सेल्स हो गया आपने बता दिया। प्रेशर ऑन डिविजनल मैनेजर्स बाय सीनियर मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेक्चर सार्वजनिक लेक्चर आम जवाना था काल बार राखे थे काल क्या फोन। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। डिविजनल मैनेजर्स के ऊपर सीनियर मैनेजर का कोई प्रेशर है कि ये करना ही, तो उनको ये करना पड़ता है। एफर्ट्स टू मेंटेन एग्जिस्टिंग डेट रेटिंग और मूव टू हायर डेट रेटिंग ऑर्डर टू रेज मोर फाइनेंस। ओके, सो ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट 3 ट्राइंगल में कौन से फैक्टर से क्या हो सकता है। ओके, उसमें एक है इंसेंटिव एंड प्रेशर्स। ओके, सेकंड वन है अपॉर्चुनिटी। देखो ये सब मैं ज्यादा भी यहाँ पर पढ़ नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये नोट्स में आपको दे दूंगा, इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो सेकंड है अपॉर्चुनिटी। अभी अपॉर्चुनिटी का सीधा मतलब ये है कि आप फ्रॉड करना चाहते हो और आप फ्रॉड कर सको, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है या नहीं है। ओके, मान लीजिए मुझे सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने 5 लेक्चर 10 आवर्स का काम बोला है कि 5 लेक्चर ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने 5 लेक्चर में से एक भी लेक्चर नहीं लिया और मैंने बिल रख दिया वहां पर। ओके, सो इफ आई एम हैविंग द अपॉर्चुनिटी कि मैंने वहां पर पूरा बिल रख दिया, ओके, और वो सैंक्शन भी हो गया, और सेकंड मैंने क्या किया, मैंने हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है। सो आई एम हैविंग एविडेंस। ओके, जब भी कोई मेरे पास मांगे तो मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, सो इट इज एन ऑथेंटिसिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट कि मुझे जो काम दिया वो मुझे सही से करना है और मैंने उसके एविडेंस भी रखे। बट इफ देयर इज वहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सो सभी एम्प्लॉइज कंपनी में ऐसे नहीं होते, उनको तो ये होता है भैया काम पर आए, हमारा क्या है, कंपनी में लॉस होगी ना, मुझे थोड़ी लॉस है। ओके, सो सभी कर्म एम्प्लॉइज ऐसे नहीं होते कि अपॉर्चुनिटी है तो चलो ना ये कर लेते हैं। ओके, सो इट इज जनरली अज्यूम दैट पीपल आर ऑनेस्ट। ये नॉर्मल कंडीशन की बात है कि लोग ऑनेस्ट होते हैं, बट
circumstances may exist or be created by may push employee or management to commit fraud. लोग तो अच्छे होते हैं बट ऐसे circumstances हो जाते हैं कि जिसकी वजह से एम्प्लॉय को या मैनेजमेंट को फ्रॉड करना पड़े। ओके, मान लीजिए फ्लड आ गई, ऐसे कोई मतलब कोई भी ऐसे चांसेस हो गए कि मेरा मन तो नहीं है ये करना बट करना पड़ेगा, तो ये भी एक बात है। ओके, एन अपॉर्चुनिटी मस्ट नॉट एग्जिस्ट टू कमिट फ्रॉड। ओके, अपॉर्चुनिटी होनी नहीं चाहिए तो फ्रॉड होगा ही नहीं। जब अपॉर्चुनिटी होती है, अभी अपॉर्चुनिटी होना उसका मतलब क्या है? मान लीजिए कंपनी की पॉलिसी में कंट्रोलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है या कंट्रोल सिस्टम लेजी है, कोई एम्प्लॉय कब आता है कब जाता है, उसकी एंट्री एग्जिट का मॉनिटरिंग नहीं है, उसका बैठना उठना कहाँ पर है, उसको मूव कहाँ करना है कहाँ नहीं जाना है, ये पूरी एसओपी डिजाइन है ही नहीं। मतलब उसके लिए फ्री जोन है, उसको जो करना है वो करे, ऐसे कोई भी सिस्टम वहां पर अवेलेबल नहीं है कि वो कैसे काम कर सके। Okay, so an opportunity must not exist to commit fraud, and these opportunities may come in the form of ineffective internal control. Okay, जब कंपनी में कंट्रोल होता ही नहीं है, ओके, तब ये हो सकता है। लैक ऑफ सुपरविजन, आपका सुपरविजन सही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, उसके ऊपर सुपरविजन है ही नहीं, सबको फ्री जोन है कि जहां जाना जाए, ओके, तो भी हो सकता है। नॉन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आपने ड्यूटीज को सेग्रीगेट नहीं किया है, ओके, तो भी ये हो सकता है। Sometimes the organizational structure itself provides opportunity for fraud due to the nature, size and structure of the business. कई बार ये होता है कि बिजनेस ही इतना बड़ा होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। ओके, बिजनेस का टाइप इतना है, उसका नेचर इतना है, उसकी साइज इतनी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि कंट्रोल भले आपने सिस्टम बना दिए बट वो नहीं हो पा रहा है। ओके, सो उसकी वजह से भी फ्रॉड हो सकता है। By their inherent nature, some transactions are more prone to falsification or manipulation as compared to other transactions, as do certain kinds of balances or accounts. Similarly, certain types of assets are more prone to misappropriation. Okay, so ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है तो फ्रॉड हो सकते हैं। Various risk factors are indicative of opportunities that could lead to fraud are nature of the industry, ये ऊपर आ गया nature of the industry, nature of the business transaction and the manner in which they are recorded, कौन सी तरह आप उसको record करते हो, degree of dominance company enjoys over the suppliers and customers. A high degree of dominance may create the opportunity for inappropriate or non-arm's length transaction. Degree of subjectivity involved, the higher the subjectivity involved, greater the opportunity for deliberate manipulation. Okay, and last topic is rationalization and attitude. Okay, now the propensity to commit fraud by individual is a function of ethical values and personal circumstances. अगर कोई भी पर्सन एथिकली काम कर रहा है, ओके, तो कोई डाउट ही नहीं है। जब हम एथिक्स को साइड में रख देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, मुझे तो ये करना है मैं कर लूंगा, एथिक्स चाहे जहां जाए, कस्टमर को जहां जाना है, हम कस्टमर वैल्यू को फोकस नहीं, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था बैलेंस स्कोर कार्ड, मुझे सिर्फ प्रॉफिट नहीं करना है, नॉन फाइनेंशियल मैटर को भी ध्यान में रखना है जिससे मेरा प्रॉफिट फाइनेंशियल मैटर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या फोकस करें, बस मुझे पैसा चाहिए, चाहे बाकी जो होना है वो हो जाए। ओके, तो एथिकल वैल्यूज को हम फोकस कर रहे हैं एंड पर्सनल सर्कमस्टेंसेस।
The external environment also plays a role in shaping attitude, especially during hard times. Okay, बाहर के जितने भी circumstances है वो भी ज्यादा रोल प्ले करते हैं. Management's attitude towards fraud tolerance also shape individual attitudes towards fraud. देखो मैनेजमेंट मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उसका विजन क्या है वही इंपॉर्टेंट है. अगर वही प्रमोट कर रही है फ्रॉड को तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तो सभी फ्रॉड करेंगे. अगर उसने ही बोला कि ये आपको ऐसे करना है, इतना करके देना आपको, तो करना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट मैनेजमेंट एथिक्स से चल रहा है तो नीचे वाले जितने भी एम्प्लॉइज या मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो भी फ्रॉड नहीं कर पाएंगे. Okay, rationalization and attitudes are intangible factors and by nature are difficult to observe and ascertain. Okay, आपकी authenticity में assumption नहीं कर सकता हूँ. Okay, जैसे बोलते हैं ना क्वालिटेटिव मेजर्स है ये, क्वांटिटेटिव नहीं है. ओके, क्वालिटेटिव को तो मैं मेजर कर क्वांटिटेटिव को मैं मेजर कर सकता हूँ, बट क्वालिटेटिव जितनी भी चीज, आपकी एथिक्स कितना है, आपकी फीलिंग्स क्या है, इसको मेजर नहीं कर सकते. तो रेशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव मेजर्स है. ओके, जिसको मेजर नहीं कर सकते. Rationalization and attitude is a product of the culture of the organization and psychologically of those who work in it. Okay, the risk factor in this category are lack of clarity about corporate ethical values. अपने कंपनी के एथिकल वैल्यूज अगर सबको बता दी है तो सही है, अगर नहीं बताएं तो ये फ्रॉड हो सकते हैं. Fraud risk in taken lightly and occurrence dealt if ineffectively by management. Okay, जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो फ्रॉड को लाइटली ले रहे हैं. मतलब ठीक है, कोई नहीं, चोरी करते पकड़े गए या फ्रॉड करते पकड़े गए तो भी कहाँ बहुत बड़ी सजा होने वाली है. ओके, या एम्प्लॉय कहाँ नौकरी से निकाल देने वाला है, तो इतना अगर वो लाइटली ले रहे हैं तो भी फ्रॉड कर सकते हैं. बजटिंग एंड फोरकास्टिंग विथ लार्ज वेरिएंस. ओके, लार्ज वेरिएंस से अगर आप बजट या फोरकास्ट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट जस्टिफाइज इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर पॉलिसीज. मैनेजमेंट ये जस्टिफाई कर रहा है इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सिस्टम एंड डिस्क्लोजर पॉलिसीज एंड नॉन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद ऑडिटर्स. ओके, सो ये थर्ड पैरामीटर्स है, ये 3 ट्राइंगल्स है जो फ्रॉड करने के लिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर फ्रॉड हो रहा है वहां पर या ये 3 में से कोई एक पॉइंट या एक फैक्टर अवेलेबल है, या इनमें से कोई एक फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर अवेलेबल है तो फ्रॉड हो सकता है. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रॉड ट्राइंगल. नेक्स्ट है मेजर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. तो इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल कि सत्यम कंप्यूटर का फ्रॉड कैसे हुआ था, किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हुआ था, जेट एयरवेज का फ्रॉड क्या हुआ था. इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. इससे हमें कुछ मतलब आउटकम कैसे मिलेगा इफ वी आर डूइंग जॉब इन कंपनी और इफ वी आर फॉरेंसिक ऑडिटर, तो इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा. बट अभी के लिए ये इसको हम स्किप कर देंगे. ओके, चलो, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग. ये कैसे अप्लाई करोगे? फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या, ये हमने देख लिया, कैसे होगा वो भी देख लिया. अभी आप कैसे अप्लाई करोगे? ओके, कब हो सकता है फ्रॉड ये भी देख लिया, बट अभी फॉरेंसिक अकाउंटिंग कैसे आप अप्लाई करोगे? Fraud detection and prevention in one of the principal areas in which we find the application of forensic accounting, but the scope of forensic accounting has increased in recent years. Some of the specific practice areas of the applications for forensic accounting are: number 1, bankruptcy, insolvency and reorganization. बैंकरप्सी क्या है? इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इसका मतलब बता सकते हो आप मुझे? बैंकरप्सी इट्स मींस बैंक जो है वो खुद को नादार डिक्लेयर करती है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है. सही सही. ओके, इट इज इम्प्लीमेबल फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन. कोई भी इंस्टीट्यूशन, बैंकरप्सी मतलब बैंक नहीं होता, कोई भी इंस्टीट्यूशन कि मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मुझे रीऑर्गेनाइज करना है. मतलब रीऑर्गेनाइज मतलब पुराना भूल जाए, जैसे वो दुकान थी ना 21 दिन में डबल, फिर हेरा फेरी में लक्ष्मी चिट फंड, तो वो नाम बदल गया, बोर्ड बदल गया, ऐसा.
तो बैंकक्रप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्चुअली कि वो सही में बैंकक्रप्ट है या नहीं है, सही में इंसॉल्वेंट है या नहीं है। सिर्फ ऐसा बोल दिया, पैसे लेकर भाग गया और फिर बोल रहा है कि इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो मैनिपुलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम ऐसे पैरामीटर्स देख रहे हैं जहां पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग अप्लाई हो सकता है। तो ऐसे कौन से केसेस है, उसमें फर्स्ट केसेस है बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड रीऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। द सर्विस ऑफ द फॉरेंसिक अकाउंट कैन बी, फॉरेंसिक अकाउंटेंट ये कहां पर सर्विस करेगा, कैन बी अवेल्ड बाय डेटर्स, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन contemplating bankruptcy or already in bankruptcy and creditors। ओके, ऐसी एजेंसी जो बोलते कि मैं बैंक करप्ट हूं, तो वहां पर फॉरेंसिक अकाउंटेंट की हमें जरूरत है। इन बैंकरप्सी केसेस forensic auditors mainly perform the business valuation। तो बिजनेस वैल्यूएशन मतलब मान लीजिए इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, हम देखते हैं भाई तेरे पास कितनी असेट्स है, आपके पास कितनी असेट्स है, ओके, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो सही में मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और उसने कम बता दी, ऐसा तो नहीं किया, ये भी आइडेंटिफाई करना है। ये भी देखना है कि उसने जितनी भी असेट्स है वो बताई है या आधी छुपा दी है, नहीं बताई है। ओके, तो ये भी हम आइडेंटिफाई करना है। परफॉर्म बिजनेस वैल्यूएशन to resolve bankruptcy filings. They often work towards collaborating and supporting both the disclosure and the claims. At the operational level, they assist the trustee in managing and financial affairs, identifying the pre-bankruptcy transaction. Bankruptcy आने से पहले वाले ट्रांजेक्शन वो अकाउंटेंट चेक करता है। ओके, कि चलो भाई आप बोल रहे हो कि करप्ट बैंक करप्ट हो गए, बट उससे पहले वाले ट्रांजेक्शन दिखाओ, आपने कहीं पर पूरा सेटअप तो नहीं कर दिया, ये असेट्स लेके गए, लायबिलिटीज आपने पे नहीं की, ये असेट्स कहीं पर छुपा दी, किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी। ओके, तो ये प्री बैंकरप्सी ट्रांजैक्शन चेक करने होते हैं। सर्चिंग फॉर हिडन असेट्स, हिडन मतलब जो आपने बुक पर बताई नहीं है, ऐसी असेट्स कोई है आपके पास। एंड रिकवरिंग हिडन फंड्स एंड असेट्स। ओके, ये सब चेक करने के बाद वो ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि आप सही में बैंक करप्टेड हो, आप इंसॉल्वेंट हो, तो आपको वो उसके लिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम होता है। Creditors also use their services for same purpose mentioned above to increase the quantum of recovery। क्रेडिटर्स भी ये फोरेंसिक अकाउंटेंट को ये काम सौंपते हैं, बिकॉज उनको भी उनकी रिकवरी करवानी होती है। वो तो बोल देगा मैं इनका सॉल्वेंट हूँ, बट क्रेडिटर्स को तो पैसे रिकवर करवाना है, तो वो कैसे भी करके करवा सकते हैं। नंबर 2, कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस। ओके, फर्स्ट देखा कि जहां पर बैंक तरफ से इंसॉल्वेंसी वहां पर होंगे। सेकंड हम देख रहे हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस, मतलब नाउअडेज मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, हम इवन पूरा अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलता है, इट इज टैली और लोकल सॉफ्टवेयर, बट वो सिस्टम पर ही चलता है। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कैन बी फाउंड इन फाइल्स स्टोर्ड on location beyond the computer infrastructure of the parties involved in the transaction। ऐसा नहीं होता है कि सभी ट्रांजेक्शन आपको कंप्यूटर्स में मिल जाएंगे, बट वो कंप्यूटर का कनेक्शन ही ऐसा है कि वो फाइल कंप्यूटर में स्टोर नहीं होती है, बट जो कंसर्न पार्टी है उसकी जहां उसने जो लोकेट किया लोकेशन, ओके, फिजिकल लोकेशन है वो ड्राइव वाला लोकेशन, उसकी हार्ड डिस्क में वो स्टोर हो रहा है। तो वही बता रहा है कि and information regarding this can be found in the file stored on location beyond the computer infrastructure of the parties involved in the transaction। The role of the forensic accountant is to recover and preserve this information for evidence and litigation support। okay, ऐसे अगर जितने भी एविडेंस है तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको डिस्क्लोज करें। The competency of forensic accounting lies in knowing the type of electronic information that may exist, the form and format in which it is stored, the location of the information and the means to access the information। okay, तो इसका काम ये होता है कि जहां पर वो स्टोर है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, क्या इंफॉर्मेशन है वो आइडेंटिफाई करना है, एंड द मींस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, वो डेटा उन्होंने कैसे एक्सेस किया। ओके, ये आइडेंटिफाई करने का काम है कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस का। इकोनॉमिक डैमेज कैलकुलेशन। ओके, तो अभी इकोनॉमिक डैमेज क्या है उसको भी समझते हैं।
when two or more parties are involved in the transaction. ओके, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी कोई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब मैं ये बोलूं कि आपने ये किया जिसकी वजह से मुझे ये लॉस हो गई, और मैंने जो काम किया उसकी वजह से दूसरी पार्टी को कुछ लॉस हो गई, तो ये आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए दो व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने किसी व्हीकल को ठोक दिया, तो सामने वाले को कितनी लॉस हुई है वो कैसे कैलकुलेट करे, वो तो मांग लेगा मैं 10,000 दो, बट 10,000 कैसे, वो आइडेंटिफाई करने का काम करेगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट। ये हम बात करें कंपनी के रिगार्डिंग, अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो समझने के लिए। ओके, when two or more parties are involved in a transaction and action or inaction of one of the parties caused the loss or injury to other party, मतलब कोई एक पार्टी के काम करने से या काम न करने से दूसरी पार्टी को कोई लॉस हो रही है या इंजरी हो रही है, तो डैमेज हो रहा है, ओके, तो ये देखने, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डैमेज। Damages can be in the form of lost earnings, lost profit, or physical loss of property. Forensic accountants are often for damages calculation as well as for reviewing and refuting damages calculation by the uh, opposing party. Okay, सामने वाली पार्टी को फॉरेंसिक अकाउंट करवाएगा। They also help in reaching a negotiate settlement of damages instead of going for litigation. Okay, तो इकोनॉमिक डैमेज कैलकुलेशन करने के लिए अपोजिट पार्टी जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट हायर करता है। नेक्स्ट, फैमिली लॉ। अभी फैमिली लॉ में नॉर्मल क्या डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी का ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट जो हेरिडिटी में प्रॉपर्टी बाइफर्केशन होनी चाहिए उसमें कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है। मान लीजिए कि 3 या 4 भाई में कोई प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है, तो उसमें कोई एक पार्टी भी डिससेटिस्फाइड है, तो फिर कोर्ट मैटर ये सब होता है। हाँ, एक बात भूल गए, फॉरेंसिक अकाउंटेंट का मेन काम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहाँ हुई है, और ऐसे एविडेंस प्रिपेयर करने हैं जो कोर्ट में क्लेम कर सके या कोर्ट में हम एडमिट कर सके। सिर्फ उसका काम खत्म नहीं हो जाता कि सिर्फ ये एविडेंस निकाल दिए एक बात खत्म। फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम ही यही है कि ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे, ऐसे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करे, ऐसे एविडेंस कलेक्ट करे जो कोर्ट में हम क्लेम कर सके और कोर्ट भी उसको सही में एक्सेप्ट करे। सिर्फ क्लेम आइडेंटिफाई या फ्रॉड आइडेंटिफाई करना अकाउंटेंट का काम नहीं है। अकाउंटेंट का काम मेन वही है कि आइडेंटिफाई भी करना है और ऐसे एविडेंस इकट्ठा करे जो हम कोर्ट में, कोई भी पार्टी जो केस करना चाहती है वो कोर्ट में क्लेम कर सके। ओके, सो फैमिली लॉ में forensic accountants can have several roles in case involving inheritance, will, Hindu undivided family। ओके, अगर पेरेंट्स की कोई विल है और उसको जस्टिफाई करना है, मैं ये बोलूं कि ये विल का ये सेंटेंस है उसका मतलब ये होता है, दूसरा भाई बोलेगा नहीं इसका मतलब ये हो रहा है, तो अभी थर्ड पार्टी कौन आएगी, फॉरेंसिक अकाउंटेंट इसमें आएगा। Hindu undivided family and marital dissolution in case of divorce or partial divorce. In case involving inheritance, will and Hindu undivided family, the documentation is often not adequate and claims of individuals are often entangled with the claims of other individuals.
Forensic accountants are often called to uncover hidden or undisclosed source of income or assets, entangled and claims, and reach fair valuation of assets to satisfy the claim of parties involved. जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको सेटिस्फाई करना, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, तो एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है ये कौन जस्टिफाई करेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट। दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फॉरेंसिक अकाउंटेंट भी ये काम कर सकता है। ओके, सो इन केस ऑफ मटेरियल डिसोल्यूशन for the purpose of determining almighty and child support, the earning and expenses of each party has to be evaluated along with the earning potential. This can be effectively done by the forensic accountant. अगर डाइवर्स हो चुके हैं तो हस्बैंड को वाइफ को या वाइफ को हस्बैंड को कोई भी फाइनेंशियल पेमेंट करना है तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है कि कोर्ट में ये मैटर चलती है, लीगल प्रोविजंस होती हैं, अर्निंग आइडेंटिफाई होती है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है, उनमें से काम देना होता है। तो जो भी एविडेंस जो कोर्ट में प्लेस करने होते हैं वो एविडेंस हमें कलेक्ट करने में, जस्टिफाई करने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस एप्रेंशन, एक मिनट है, ये वर्ड दो इकट्ठा हो गया, हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपको गलत तरीके से बताया, ओके, तो उसको भी सही करने का काम करेगा forensic accountant. Okay, the statutory auditors examine the financial statements and determine whether the financial statements properly report the balances, results and required disclosures. Okay, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या तीन चीज होनी चाहिए, जो भी बैलेंस है वो सही होना चाहिए, रिजल्ट भी सही है, और जो भी डिस्क्लोजर्स है वो सही तरह से बताया है या नहीं है। If the internal statutory authorities flag any issue such as over assessment, under assessment, omission and improper accounting treatment, then the forensic accountant role came into play. Okay, अगर इंटरनल जितनी भी पार्टीज है उन्होंने कहीं पर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन किया है, कोई चीज बताए, ओमिट कर दी है, कोई चीज को इम्प्रॉपर बताया है या आधी बताई है, अधूरी बताई है, ओके, तब फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम स्टार्ट होता है। They calculate the effect such identified issue would have on financial statement and determine the person and process for these improprieties. They will also uncover if there was any underlying scheme or motive for misappropriation. Number 6, fraud prevention, detection and response. Okay, ये काम है, ये मेन, इसको मेन काम ही बोल सकते हैं कि फ्रॉड प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट का कहीं पर भी काम होता है, कहीं पर भी फ्रॉड हुआ है तो उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और उसको रिस्पॉन्स करना, ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम होता है। This area has the most prominent role for forensic accountants. They design the accounting and control system to prevent frauds, investigate frauds that have occurred, and redesign the system with better controls and procedures to prevent reoccurrence of the frauds in the same form of potentiality any other form. Okay, so fraud identify करना, वो जैसे हुआ है वो सिस्टम को डीमटेरियलाइज करके नई सिस्टम एस्टेब्लिश करना, कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करना, ये सभी काम उनका है। और बिजनेस वैल्यूएशन, ओके, बिजनेस वैल्यूएशन का काम भी उनका है। ओके, चलो, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, ये इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ फ्रॉड, वो कैश भी हो सकता है, इन्वेंट्री का भी हो सकता है। कैश में कैसे हो सकता है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसमें फ्रॉड हो सकता है। अभी फ्रॉड कैसे हो सकता है ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टेज पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है। ओके, आपने कैश सेल्स किया,
सेल्स ज्यादा बता दिया, कलेक्शन कम बता दिया, या सेल्स जितना कैश कलेक्ट किया उससे कम सेल्स बता दिया, बाकी की सेल्स आपने पॉकेट में डाल दी। ओके, क्रेडिट सेल्स किया, उसमें से भले कलेक्शन हुआ बट आपने वो बैड डेट बता दिया, कलेक्शन को दिखाया नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, और वो कोई भी बंदा काम करते करते सीख जाता है कि फ्रॉड कैसे करना है। ओके, फ्रॉड ओरिजिन एंड अकाउंटिंग साइकिल्स। ओके, फ्रॉड ओरिजिन कैसे होती है ये हमें देखना है। In order to understand the genesis of fraud, fraud कहाँ से स्टार्ट होता है ये हमें सीखना है, and how it is perpetuated. ओके, वो शुरू कहाँ से होता है और मतलब वो आगे कैसे बढ़ता है। Let us briefly discuss the 5 accounting cycles which are common to the manufacturing and trading business. These cycles are sales and collection. Okay, first है आपका sales, second है purchase and payments, third personal and payroll, fourth inventory and warehousing, 5 monthly reconciliations and reporting. अभी ये ऐसा है कि जहां पर फ्रॉड होते हैं ये बताता है कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर फ्रॉड आपका ओरिजिन होता है। चलो, सेल्स एंड कलेक्शन ये कैसे होगा। Sales and collection cycles consist of making sales and collection of sales proceeds either immediately in cash of cash sales or after a period of some time depending upon the credit policy of the firm. This cycle is the most cash incentive cycle out of the 5 cycles. Okay, मतलब यहाँ पर ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है, बाकी 4 पॉइंट के अलावा यहाँ पर ही फ्रॉड ज्यादा होने की संभावना होती है। Frauds, as the employee may have access to an opportunity to divert customer payments in the absence of the proper internal control. अगर कंट्रोल सिस्टम आपकी प्रॉपर नहीं है तो एम्प्लॉय के पास यहाँ पर बहुत सारी ऐसी संभावना होती है कि वो कैश इनकम को डाइवर्ट करके या तो इनकम बताए नहीं, या तो वो पूरे खुद के पॉकेट में डाल दे, या तो वो रिकवरी को बैड डेट बता दे। ओके, सो अगर कंट्रोल सिस्टम इनएक्टिव है तो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फ्रॉड सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। इन द फ्रॉड 3 classifications. The fraud which can be played in this cycle are larceny, skimming, check trimming, and register disbursement. In addition, frauds can occur through front-end frauds also in this cycle. The common ways in which frauds occur in the cycle are, okay, कौन से फ्रॉड हो सकते हैं सेल्स के रिगार्डिंग। तो एम्प्लॉय स्टील द कैश आउट राइटली, वो एम्प्लॉय कैश चुरा लिए उसने। ओके, एम्प्लॉय यूजेस द कैश फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड रिप्लेस द सेम। ओके, आज कैश आई है, मान लीजिए आपकी क्रेडिट साइकिल 3 मंथ्स है, बट कोई क्रेडिटर कोई डेटर्स ने 1 महीने बाद ही पैसे दे दिए, तो आप क्या करोगे, वो एडिशनल 2 मंथ्स वो कैश आप यूज करोगे, और 3 मंथ अप टू 3 मंथ्स आपको पता है कि 3 महीने तक तो वो हम क्रेडिट पॉलिसी हमारी है, तो आफ्टर 3 मंथ्स यू विल सबमिट, और आपने 2 महीने तक तो आपने ही ने उसको यूज कर लिया। एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन और मेक गुड द शॉर्टफॉल थ्रू द fictitious book entry. Okay, book entry भी आपने गलत की है। theft of cash receipt. Okay, cash receipt आपने चुरा लिए। theft of cash receipt can be done by skimming. Okay, ये कैसे हो सकता है वो। okay, so ये हो गया सेल्स वाला कि सेल्स में आप कहाँ से फ्रॉड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, परचेज एंड पेमेंट्स। This cycle starts which purchasing of goods and services required by the organization and ends with the payment for these goods and services. Okay, purchase से start होती है और purchase का जब payment कर देंगे वहां पर end हो जाती है। Through this cycle, many can operate, resulting in fraud. An individual working with the purchasing department, ऐसा बंदा जो purchase department में काम कर रहा है, may prevent fraud by setting up a shell company to receive goods misdirected from the company by false invoice. गलत बिल बना दिया, ओके, गलत कंपनी एस्टैब्लिश कर दी, परचेज भी कर लिया और वही कंपनी को पेमेंट भी कर दिया।
ओके, सही में माल की डिलीवरी हुई नहीं है। ओके, आपने ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश कर दी जिसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वो पेपर पर ही है। उसके पास में आपने बिल भी बना दिया, परचेज भी कर लिया, वो परचेज एग्जैक्टली कहीं पर आई नहीं है, फिजिकली वो परचेज हुई नहीं है, सिर्फ पेपर पर ही है वो परचेज, और उसका पेमेंट भी हो गया। ओके, सो ऐसे भी फ्रॉड होते हैं परचेज में। ओके, इन केस ऑफ प्रोसेसिंग द अप्रूविंग ड्यूटीज आर segregated, individuals can collect and prepared fraud. The procurement fraud is generally a collusive employee vendors scheme. Okay, नॉर्मली क्या होता है फ्रॉड, परचेजर और वेंडर दोनों मिलके ही करते हैं। ओके, द एम्प्लॉय विल रिसीव अ पार्ट ऑफ गेन acquiring to the vendors by substituting produce inferior to contract specifications, billing for the work not computed, shipping user quantities more than controlled, or padding overheads expenses. Okay, so क्वांटिटी आपने जितनी परचेस की है उससे ज्यादा या कम बतानी है। ओके, सो जितनी भी पार्टीज है सबने क्वालिटिवली काम किया, एक साथ मिलकर काम किया, और सबने उसमें से जितना उनका लाभ था वो ले लिया, फ्रॉड कर दिया। ओके, हर एक को परसेंटेज भी आपने सेटिंग दे दिया कि मैं तुझे 10% दूंगा, तुझे 5% दूंगा। सो कलेक्टिवली ये आपने फ्रॉड किया है परचेस में। पर्सनल एंड पेरोल साइकिल। ओके, मतलब जो स्टाफ मैनेजमेंट होता है उसमें भी आपने डमी एम्प्लॉइज बता दिए जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज आपके वहां है ही नहीं। आइदर आपने पेमेंट में जितनी भी साइन करवाई है, फिर आपने कैश रिएम्बर्समेंट करवा लिया है। ओके, दिस साइकिल स्टार्ट विथ हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, मेंटेनिंग एंड terminating employees. The main activities involved in the personal and payroll cycle is determining salary and benefit amount, monitoring and approving employees' expenses, and reimbursement, and all other aspects relating to compensation of the employees. The typical fraud scheme prepared in this cycle are payroll scheme, ghost employees, dummy employees। मैंने बताया ghost employees, एक्चुअल में एम्प्लॉइज है ही नहीं, बट फिर भी आपने बता दिए एक्स को पेमेंट किया है, वाई को पेमेंट किया है। अगर फिजिकली चेक करो तो वो एम्प्लॉय वहां पर है नहीं, बट सिर्फ वो ऑन पेपर है। कमीशन स्कीम, मैं आपको सैलरी करूंगा बट उसमें से आपको इतना कमीशन मुझे देना है। ओके, वर्कर कंपेंसेशन फ्रॉड्स, क्लासिफाइड वेजेस स्कीम। ओके, ऐसी स्कीम जो उसका सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्टेंस है। एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट स्कीम। ओके, एक्सपेंस कर दिया फिर उसको रिएम्बर्स कर दिया। ओके, अभी घोस्ट एम्प्लॉय ये सब उसमें डिटेल यहाँ पर दिया है कि कैसे ये सब काम होता है। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्कीम। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्कीम, तो ये कैसे रिपोर्ट होता है ये भी देखते हैं। ओवर रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग of revenues are two methods used by the business depending upon the motivation of the people running the business. ओवर रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू, किसका रिपोर्टिंग करना, रेवेन्यू का। अगर आपने रेवेन्यू ज्यादा दिखा दी या कम दिखा दी है, ओके, ये दो मेथड से फ्रॉड हो सकते हैं। अंडर रिपोर्टिंग इज जनरली रिस्टोर्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अंडर रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, ये नॉर्मली छोटी कंपनियां दिखाती हैं। क्यों दिखाती है अंडर रिपोर्टिंग, रेवेन्यू का अंडर रिपोर्टिंग है। क्यों करते हैं, बिकॉज मुझे टैक्स कम पे करना पड़े, जीएसटी कम पे करना पड़े, इनकम टैक्स कम पे करना पड़े। ओके, तो इसके लिए होता है। ओके, so restored by sole proprietorship firm, partnership firm, and private limited companies with motive to evade tax like GST बचाने के लिए and income taxes. Over assessment of the revenues may not strictly be treated as fraud, but it does distort a company's true financial performance in order to exhibit the desired result. Okay? अगर आपने ओवर वैल्यूएशन दिखाई है तो उसको मैं डायरेक्टली फ्रॉड नहीं बोल सकता, बट वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसको गलत प्रेजेंटेशन कर रहा है कंपनी का, तो इसके लिए हम उसको फ्रॉड बोलते हैं। Principles governing recording of revenue are not rigid and flexibility is always allowed, but when this flexibility is exploited to distort the true picture of the company, revenue reporting errors occur. Okay? जो भी रूल्स या कंडीशंस आपने बनाए उसको रिजिडली फॉलो नहीं करना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनाए जिससे हम फ्रॉड कर सके। ओके, हमने फ्रॉड करने के लिए उसको फ्लेक्सिबल बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें उसको वो फ्लेक्सिबल करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स would improperly reflect one or more of the following basic accounting elements. Okay, assets, liability, equity, income and expenses. Since modern days accounting is based on double entry bookkeeping, misstatement would result in two or more of these basic elements being misstated. The following methods are used for overstating revenues. Okay, तो ये सारी टॉपिक्स है। अभी नॉर्मली रेवेन्यू अगर हम ओवर या अंडर असेसमेंट करेंगे तो फ्रॉड होने की शक्यता वहां पर होती है। इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकग्निशन, आपने रेवेन्यू तो ये बट वो इम्प्रॉपर उसको रिकग्नाइज किया तो भी फ्रॉड हो सकता है। साइड एग्रीमेंट्स, ओके, सेल्स is often made on pre-agreed terms and conditions and formalization terms of the agreement. Managers and executives may modify, revoke, or amend the terms of the sales without proper authorization outside the recognized sales proceeds or reporting channels. The refund or exchange on return. These modifications may impact revenue recognition. Okay, there is a probability of advance revenue recognition if there is purchase return. Okay, आपने सेल्स बता दिया है, सेल्स रिटर्न कर दिया है। Okay, राउंड ट्रिप साइड एग्रीमेंट्स में राउंड ट्रिप transactions. Round trip transaction are the transaction between two or more economic entities. राउंड ट्रिप मतलब आपने बेचा और फिर से उसके पास परचेस कर लिया। ओके, तो ऐसे राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन से क्या होता है, टर्नओवर इंक्रीज होता है, बेचा फिर से लिया, बेचा फिर से परचेस किया, बेचा फिर से परचेस किया, तो ये भी एक फ्रॉडलमेंट स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है बिल एंड होल्ड। बिल बनाने के लिए अल्टरनेटिव शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपने जनरेट कर दिए, एग्रीमेंट टू सेल, ओके, अपफ्रंट फीस, ओके, होल्डिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड्स ओपन, सिर्फ आपने होल्ड कर दिया अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स प्रोविजंस और अलाउंसेस, ओके, इन्वेंटरी स्कीम्स, मतलब ऐसे ये सभी स्कीम्स हैं जहां पर हम फ्रॉड कर सकते हैं। अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्कीम, ये अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आईटी टूल्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। अभी इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर बताएं, इसके ऊपर ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि आईटी टूल से फ्रॉड डिटेक्शन हम कर सकते हैं। अभी कौन से आईटी टूल से, ये अभी सिलेबस के लिए हमारा इतना इम्पोर्टेंटनेस नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई करे, ये हमारा रोल है। ओके, तो ये भी अभी जरूरी नहीं है हमें। मेथड्स ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकें। Okay, so there are two main methods used to detect fraud, which is supervised and unsupervised method. Supervised method क्या है? Okay, in this method fraud detection is based on the dynamics of the previous frauds committed. Okay, कैसे fraud detect करते हैं कि previous time में जो भी fraud हुए थे वहां पर कौन सी मेथड आपने अप्लाई की थी, कैसे फ्रॉड किया था, उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम एनालिसिस करेंगे। This method makes use of prior data and information. Previous data को use करेंगे। The prior data and information, also called labeled information, consists of
वो जेन्युइन एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, प्रीवियस टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे उसमें दो पार्ट होंगे, बिकॉज तब भी फॉरेंसिक अकाउंट हुआ था, तो ये आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ये सही है और ये गलत है। ओके, तो जेन्युइन एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, ये दोनों हमें गाइड करेंगे based on prior data models and constructed and trained to discriminate between genuine and fraudulent transaction. The basic assumption of these models is that the pattern of the past frauds will persist for the present and future also. Okay, ये मॉडल क्या बिलीव करता है कि पास्ट टाइम में जो फ्रॉड हुआ था, जो मेथड यूज हुई थी, जैसे हुआ था, जो रीजंस थे, वही इस बार और फ्यूचर में भी फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। Since this method is based on fraud structure of the past events, this method may not work due to overfitting to the training data set or unknown fraud types. Unknown fraud types में मतलब जो फ्रॉड पहली बार हुआ है उसमें ये सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज प्रीवियस टाइम का उसका डेटा होगा ही नहीं जो फर्स्ट टाइम फ्रॉड हुआ है। The robustness of these methods also come into question during extension, reutilization and adoption. Okay, so मेन इसका यही है कि जो प्रीवियस टाइम में फ्रॉड हुआ था उसको हम ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई करेंगे। एंड सेकेंड मेथड इज अनसुपरवाइज्ड मेथड। फर्स्ट थी सुपरवाइज्ड मेथड, अभी है अनसुपरवाइज्ड मेथड। These methods are based on the identification of outliers which are detected through data mining technique. Data mining technique से, data mining technique is statistical technique, आप भी जानते हैं। डेटा माइनिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई किए हुए आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल कंडीशन वाले नहीं है। मान लीजिए आपके अकाउंट में नॉर्मल सैलरी आती है 10,000 या 15,000 एवरी मंथ आती है। अभी कोई बार जो कंपनी उसने आपके अकाउंट में 5 करोड़ डाल दिए, 10 करोड़ डाल दिए, 1 करोड़ डाल दिए, तो ये आउटलायर्स इसको हम बोलते हैं। या ऐसा बोलूं कि एवरी मंथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, बट कई बार कोई पार्टी के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए कि हर रोज 5 या 10 ट्रांजैक्शन हुए, और ऐसे ट्रांजैक्शन हर एक महीने में हुए, रोज हुए, एवरी मंथ आपने हर रोज ट्रांजैक्शन किए। तो ये क्या होता है? मतलब डाउट होता है ऐसे केसेस के ऊपर कि ऐसा कैसे हो गया कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आउटलायर्स आइडेंटिफाई करते हैं और इसके ऊपर काम होता है। Changes in behavior and frequency of transaction is detected by the suspicion scrolling system, which are based on if and then type of outlier rules. These rules are based on experiential knowledge. When the pattern in data does not conform to the expected pattern expected pattern, or some anomalous data pattern is detected, it is an indication for further probe. The criteria to detect outliers are not fixed but may change for various reasons such as cost and efficiency. This method is similar to the human's conjunctive decision process, enabling the auditors to understand the process and adjust the model if necessary. Okay. Now it is the last point, फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक से हम ऑडिट कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। ओके, हम जितने भी इंटरनल कंट्रोल से उसको टेस्ट करें कि सही में कंट्रोल प्रॉपरली आपने डिजाइन किए हैं या नहीं किए हैं। कंट्रोल, स्पान ऑफ कंट्रोल आपका सही है या कंट्रोल में लेथर्जी है। ओके, अगर कंट्रोल में गैप है कहीं पर भी तो फ्रॉड होने के चांसेस है। ओके, तो इंटरनल कंट्रोल हम चेक करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड मतलब पास्ट टाइम में कैसे फ्रॉड हुए थे। ओके, तो उसका ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करेंगे और उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉड को। डिजिटल फॉरेंसिक
एग्जामिनेशन हम जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल है, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा अवेलेबल है, जितनी भी सिस्टम्स अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिस्टम, उसका यूज करके फ्रॉड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू, ओके, जैसे बुलाते हैं ना वो कि भाई ईडी वालों ने बुलाया है, ओके, तो ईडी वाले भी वही काम करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट का, वो भी डायग्नोस करता है। तो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कई बार ये होता है कि भैया ये डिटेल नहीं आइडेंटिफाई हो रही है, मैंने कंप्यूटर्स चेक कर लिए, इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लिए, टेंथ पढ़ लिया, बट फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो जिसने फ्रॉड किया उसको मैंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए, कि चलो भैया बताओ आपने क्या किया है, ओके, ये समझने के लिए। तो फेस टू फेस इंटरव्यू, फुल फाइनेंशियल ऑडिट, ओके, टोटल ऑडिट हम कर सके। एप्लीकेशन ऑफ बेनफोर्ड्स लॉ, ओके, बेनफोर्ड्स लॉ क्या उसका हम अप्लाई करें, ओके। थियरी ऑफ रिलेटिव साइज फैक्टर, इसके ऊपर ज्यादा ये मतलब पॉइंट अप टू पॉइंट नंबर 5 ये तो हम लिख सकते हैं अगर वो क्वेश्चन में थियरी है तो भी। बाकी इसके रूल्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टूल्स, कंप्यूटर्स में अगर ऑडिटेड टूल्स अवेलेबल है तो वो भी। डेटा एनालिसिस रेशियो, ओके, सो दीज आर दी बेनिसिस रेशियो, ओके, दीज आर दी पॉइंट्स जिससे हम ऑडिट कर सके, ओके। समरी को ज्यादा ध्यान में लेने की जरूरत नहीं। सो अप टू दिस, ओके, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे आपको ये उसमें हो ही जाएंगे। इंट्रोडक्शन तो बेसिक समरी से ओवरव्यू नहीं चाहिए मुझे। फ्रॉड ट्राइंगल ये एक इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हो, फ्रॉड ट्राइंगल, ओके। देन एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये कहां पर अप्लाई होगा? फ्रॉड ट्राइंगल फर्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ फ्रॉड इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉड ओरिजिन एंड अकाउंटिंग साइकिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। fraudulent financial reporting scheme, improper revenue recognition, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आईटी टूल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड्स ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स, ये जो लास्ट, बस इतने क्वेश्चन हैं, ये आपको एक्सरसाइज में टुमारो अवेलेबल हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग भी कल तक आपका अवेलेबल हो जाएगा और कल तक मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा, ओके। सो इट इज अप टू माय पॉइंट, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, ओके, तो आप पूछ सकते हो। आपके एग्जाम से पहले अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो यू कैन कॉल मी और यू कैन कांटेक्ट मी, ओके। सो आपके डाउट्स में सॉल्व कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है अभी? फर्स्ट टर्म, सेमेस्टर 1, ओके। सो सेमेस्टर 2 भी होगा आपका, तो फिर क्लास होगा। और एग्जाम कौन सी डेट है आपकी? 4th में। 4th में, ओके, तो नेक्स्ट मंथ ही आपकी एग्जाम, ओके। सो अप टू माय टॉपिक,